हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड एप्लीकेशन देखा था, ठीक है ना। वो क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे ना, डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन। ये क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, देख चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से वैल्यू को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या देखा एप्लीकेशन? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू एस्टैब्लिश relationship between given quantities। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कुछ क्वांटिटीज़ गिवन हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई एक क्वांटिटी बाकी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो हम उस क्वांटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं उन सभी क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। और ये डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट एप्लीकेशन है ना। 3 एप्लीकेशन हम लोगों को देखने थे, 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये थर्ड जो है हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैसे चीज़ों को किया जाता है, किस तरीके से हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जो क्वांटिटीज़ हमको दी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये दिया होता है कि जो क्वांटिटी है जिसके लिए हमको एक्सप्रेशन बनाना है वो बाकी किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमको क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि जो गिवन क्वांटिटी है वो कौन कौन सी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और उसके बाद उनको हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी लगा करके लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करें इस चीज़ को समझना, कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, जो एक सर्किल पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है P, ठीक है, जो क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सर्किल का सेंटर मान लेते हैं और ये क्या बन जाएगी? रेडियस r, ठीक है। हम ये सपोज करके चलते हैं कि पार्टिकल का जो मास है वो स्मॉल m है, ठीक है। सो ये सिचुएशन है, एक पार्टिकल है जो r रेडियस के एक सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका मास क्या है? m, और वेलोसिटी क्या है? v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसके लिए ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion depends on its mass, radius of circular track,
its velocity establish or find a suitable expression for centripetal force। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए किसी पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कब होगी, जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ अगर कोई फोर्स लगेगा तभी ये जो पार्टिकल है वो सर्किल में घूमेगा। ठीक है, जब ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा तब ये पार्टिकल इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। तो जब तक पार्टिकल पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन लगेगा और इस पार्टिकल में मास है, ठीक है, तो इसका मतलब एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो सेंटर की तरफ जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। सो उसी के बारे में बोला गया है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इट्स मास। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आर, सो यहाँ पे मास m इस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक r पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी v पर डिपेंड कर रहा है। फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक सुटेबल एक्सप्रेशन बनाओ, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करो, किसके बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस के बीच में। ठीक है, सो अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्वेश्चन पढ़ के हमको इतना पता चला कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है, ठीक है, ये जो F, हम इसको FC लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो FC है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, क्वेश्चन में हमको केवल इतना बताया गया है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है इन तीनों पे। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करेगी तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, मास के इंक्रीज़ करने पे इस पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी क्लियर नहीं है। ठीक है, रेडियस इंक्रीज़ करने पे फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी क्लियर नहीं है। इफेक्ट होगा, लेकिन किस टाइप का इफेक्ट होगा ये क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मास में चेंजिंग होगी तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, अगर इसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो ये इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर हम वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं तो ये भी इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। और सेम वही चीज़ की अगर रेडियस में इंक्रीमेंट करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमको ये क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि किस क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर फोर्स में किस टाइप का चेंज हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिपेंडेंसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, डिपेंडेंसी के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कि जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोपोर्शनल है मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम क्लियरली नहीं कह सकते ना कि प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर A प्रोपोर्शनल टू B लिखा है इसका मतलब B के इंक्रीज़ करने पे A को इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है A इज़ एंटी प्रोपोर्शनल टू B, सो B के इंक्रीमेंट पे इसको डिक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पे एक क्लियर रिलेशनशिप है। ठीक है, एक क्लियर रिलेशनशिप है, एक क्लियर मैसेज मिल रहा है कि अगर प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ करेगा, अगर एंटी प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ऐसी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम लोग इनकी एक पावर एज्यूम कर लेते हैं।
m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब ये पावर एज्यूम कर लेने से क्या होगा कि अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले तो इनको सॉल्व करेंगे, है ना, अभी मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो इनकी पावर्स आएंगी अगर पॉजिटिव आती हैं, अगर पावर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, यानी कि m को इंक्रीज करेंगे सो f भी इंक्रीज होगा, m को डिक्रीज करेंगे सो f भी डिक्रीज होगा। इस टाइप का रिलेशन होगा। अगर ये a b c कुछ भी है ना, a b c तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन सब का जो नेचर है वो पॉजिटिव है सो इंक्रीज पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने पे डिक्रीज होगा, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आएगा, इस टाइप का रिलेशन, ठीक है। और अगर ये पावर नेगेटिव आती हैं तो एंटी प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है, रिलेशन आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये पावर एज्यूम कर लेने से हमारी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई, ठीक है। हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे और हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, है ना। सो अब आगे की अप्रोच क्या होगी वो ज़रा देखते हैं, ठीक है, आगे की अप्रोच देखते हैं। सो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे सो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और साथ में एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, ये डायमेंशनलेस है, इसकी डायमेंशन नहीं लेते हैं, है ना, इसकी डायमेंशन होती भी नहीं, कांस्टेंट है। सो एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, k टाइम्स m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिख लेंगे और इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम सिंपल सी बात है कि क्या ये लाइन कैसे लिखेंगे। हमको देखना है कि जिस क्वांटिटी की बात हो रही है वो क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे हमने इसके लिए लिख लिया कि जो फोर्स है वो मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब किस टाइप का चेंज होगा इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसकी पावर एज्यूम कर ली, ए बी और सी। पावर पॉजिटिव आएगी तो प्रोपोर्शनलिटी होगा, पावर नेगेटिव आएगी तो एंटी प्रोपोर्शनलिटी होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने जो सेकंड एप्लीकेशन देखा था उसमें ये बात करी थी कि अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है और वो करेक्ट है तो दोनों साइड की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी, या हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होंगी। सो इधर एक टर्म है एफ सी का और इधर एक टर्म है ये पूरा का पूरा, यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, दोनों की डायमेंशन को इक्वल कर देंगे। सो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन होगी, ठीक है ना, और इस साइड क्या होगी, ये डायमेंशनलेस है, मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है, इसकी पावर A लगाएंगे, और V की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, ठीक है। मास की डायमेंशन m, इसकी पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, इसकी पावर b, और रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, रेडियस की डायमेंशन होगी l, और इसकी पावर क्या लगा दिया, c, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगी, MLT-2, और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम डायमेंशन इकट्ठा करें सबकी तो m यहाँ पर ही अकेला है, इसी जगह पर बाकी नहीं है, तो m की पावर a। l को देखेंगे, l यहाँ पर भी, ठीक है ना, यहाँ पर l की पावर b है और यहाँ पर l की पावर क्या है, c है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, b प्लस c। सो l टू दी पावर b प्लस c। यहाँ पर t की पावर देखेंगे, t की पावर क्या है, -b है, और इधर t नहीं है, यहाँ पर भी t नहीं है, ठीक है ना, तो t एक जगह था। तो इस तरीके से हमने डायमेंशंस लिख ली और उसके बाद पावर्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड की पावर को। सो यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 1 है, ठीक है ना। सो ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ इंडिविजुअल डायमेंशंस, ओके, मास की डायमेंशन की पावर, लेंथ की डायमेंशन की पावर और टाइम की डायमेंशन की पावर कैलकुलेट करेंगे।
सो यहाँ पर क्या आता है, अगर मैं इसको इस साइड लिखूँ, सो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि मास के ऊपर इधर a है, इधर क्या है 1, सो a इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट अगर हम l की पावर कंप्यूट करें, ठीक है, l की पावर कंपेयर करें तो क्या आएगा, b प्लस c इज इक्वल टू 1। यहाँ पर l की पावर क्या है 1, सो b प्लस c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें t की पावर की, सो माइनस b इज इक्वल टू -2। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, +2। सो b की वैल्यू आ गई +2 और a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अगर इसमें हम रखते हैं b प्लस c में, तो +2 प्लस c इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू 1 - 2 यानी कि -1। सो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं करने के लिए, ठीक है। हमको कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान में रखना है कि हमको एक रिलेशन लिखनी है कि जो गिवन क्वांटिटी है वो किन पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, के लगाएंगे, है ना, फिर उसके बाद दोनों साइड की डायमेंशन लिखते जाएंगे, पावर कंपेयर करेंगे, हमको इक्वेशंस मिल जाएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्चुअल पावर क्या है वो मिल जाएगी। सो एक्चुअल पावर को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, नेक्स्ट लाइन ये होगी कि पावर ए बी सी की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करने पर क्या मिलता है हमको, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक्चुअल जो रिलेशनशिप आएगी वो क्या आएगी, एफ सी इज इक्वल टू के टाइम्स एम टू दी पावर ए की वैल्यू क्या आई है 1, सो एम टू दी पावर 1 हो गया। उसके बाद v की पावर b की वैल्यू कितना आई है 2, सो हम क्या लिखेंगे v टू दी पावर 2। उसके बाद r टू दी पावर c की वैल्यू -1, r टू दी पावर -1, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये r टू दी पावर -1 है, ठीक है। इसको हम नीचे कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, सो क्या हो जाएगा, k टाइम्स mv² अपॉन r। सो ये किसका एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो यहाँ तक तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, है ना, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हमको एक्चुअल रिलेशनशिप मालूम है कि सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है mv² अपॉन r, सो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 होता है ना। सो हम कैसे लिखेंगे, बाय एक्सपेरिमेंट वी नो दैट k इज इक्वल टू 1, ठीक है। या हम लिखेंगे वी गॉट इट बाय एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k इज 1, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। सो k इज इक्वल टू 1, अब k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, सो हमको एक्चुअल रिलेशनशिप मिल जाएगी कि फोर्स एफ सी इज इक्वल टू mv² अपॉन r। सो इस तरीके से हम जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये था डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। सो एक टाइप की तो ये प्रॉब्लम हो गई कि डायरेक्टली बोला जाएगा कि भाई एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, या रिलेशनशिप क्या होगी। अब दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है, वो कैसी आती है, उसके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, है ना, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस टाइप पे जो मैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो अभी कराने जा रहा हूँ, ठीक है, वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। अगर डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो 2 ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, 2 टाइप के। एक तो जो सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखी हो, अननोन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो, और दूसरा इस पे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही चेंज कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, ठीक है।